हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द बेसिक्स ऑफ कंजंक्शंस। देखिए, कंजंक्शंस ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं एज कनेक्टर्स। मतलब कंजंक्शंस का मेन काम जो होता है वो कनेक्ट करना होता है वर्ड्स को। ठीक है, किसको कनेक्ट करते हैं? कंजंक्शंस कनेक्ट वर्ड्स, phrases, clauses और sentences। तो कंजंक्शंस ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि वर्ड्स को भी कनेक्ट कर सकते हैं, फ्रेजेस को भी कनेक्ट कर सकते हैं, क्लॉजेस को भी कनेक्ट कर सकते हैं और सेंटेंसेस को भी कनेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल में कंजंक्शंस के जो अगर हम टाइप्स की बात करें तो कंजंक्शंस दो टाइप के होते हैं मेनली। एक हमारे कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस। ये जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं इनका बेसिक फंक्शन जो होता है वो ये होता है कि ये सेम रैंक के स्ट्रक्चर्स को कनेक्ट करने के लिए लिखे जाते हैं। दिस कनेक्ट सेम रैंक्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, सेम रैंक्स ऑफ स्ट्रक्चर्स। सेम रैंक के स्ट्रक्चर्स को कनेक्ट करना काम जो होता है वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस का होता है। कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस जो होते हैं ये हमारे होते हैं, इनके अगर हम सब कैटेगरीज की बात करें तो एक तो हो गया क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का मतलब दैट जॉइंस, जो मतलब जिसके जोड़ने से प्लस हो जाता है। क्यूमुलेटिव का मतलब जो इकट्ठा कर दे, एक्यूमुलेट कर दे। क्यूमुलेटिव कंजंक्शन इंग्लिश में फिलहाल में एक ही होता है, एंड। ठीक है, उसके बाद में सेकेंड टाइप की अगर हम बात करें तो अल्टरनेटिव कंजंक्शंस। अल्टरनेटिव कंजंक्शंस वो कंजंक्शंस होते हैं जिनके थ्रू हम ऑप्शंस को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, मतलब वो कंपाउंड नाउन नहीं बनाते हैं, वो अल्टरनेटिव ऑप्शंस को मतलब कनेक्ट करते हैं। दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट ऑप्शंस है तो उनको कनेक्ट करने के लिए हम उनका यूज़ करते हैं। वो कंपाउंड वर्ड या कंपाउंड फ्रेज नहीं बनाते। इंग्लिश में दो होते हैं, और एंड नॉर। उसके बाद में एक थर्ड टाइप ऑफ कंजंक्शंस हमारे अल्टरनेटिव एडवर्सेटिव। एडवर्सेटिव कंजंक्शंस वो कंजंक्शंस होते हैं जिनके थ्रू हम ऐसे वर्ड्स को या ऐसे फ्रेजेस को, ऐसे क्लॉजेस को रिलेट करते हैं जो कि कॉन्ट्रास्टिंग होती हैं, जो मतलब अपोजिट मीनिंग कन्वे करती हैं या जो अपोजिट टाइप के होते हैं। इंग्लिश में फिलहाल में दो हो गए, बट, येट। इसके बाद में एक होता है इलेटिव कंजंक्शन। इलेटिव का मतलब आप माने इन्फ्रेंस, कि डिफरेंट सिचुएशन से जब हम कोई इन्फ्रेंस निकालते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए जो हम वर्ड्स यूज़ करते हैं ये फिलहाल में दो होते हैं, सो एंड फॉर। तो ये वर्ड्स हमारे कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं। कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस, क्यूमुलेटिव, अल्टरनेटिव, एडवर्सेटिव, इलेटिव। ठीक है, ये हमें याद रखने हैं क्योंकि कंजंक्शंस का यूज़ काफ़ी ज़्यादा हमारे सेंटेंसेस में होता है और इनके टाइप्स जो होते हैं उनके बेसिस पर हम उनको कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं या सीखते हैं। तो यहाँ पे ध्यान हम ऐसे रखेंगे, जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं इनके लिए एक निमोनिक यूज़ होता है, फैन बॉयज। ये हमें ध्यान रखना है, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। तो जो फैन वर्ड्स है ना, ये हमारे कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं, टोटल 7। इसमें से एंड क्यूमुलेटिव होता है, और, नॉर अल्टरनेटिव होते हैं, बट और येट एडवर्सेटिव होते हैं, सो और फॉर इलेटिव होते हैं। इनको छोड़कर जो कंजंक्शंस बचते हैं, कोऑर्डिनेट को छोड़कर जो कंजंक्शंस होते हैं वो होते हैं सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस का मेन काम जो होता है वो सबऑर्डिनेट क्लॉजेस फॉर्म करना होता है। दीज फॉर्म सबऑर्डिनेट क्लॉजेस। सबऑर्डिनेट क्लॉजेस जो होती हैं वो एडजेक्टिव एडवर्ब का या फिर नाउन का काम करती हैं सेंटेंसेस में, और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से सबऑर्डिनेट क्लॉज फॉर्म करते हैं। सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस को अगर हम देखें तो इनके भी बहुत से टाइप्स हो सकते हैं, फिलहाल में मैं आपको समझा दूंगा। तब तक हम ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि फैन बॉयज को छोड़कर जितने भी कंजंक्शंस होते हैं वो सबऑर्डिनेट ही होते हैं। जैसे कि व्हेन, बिफोर, आफ्टर, until, as long as soon as। ठीक है, when, before, after, until, as long as soon as, ये हमारे सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस ऑफ टाइम है। ठीक है, ये टाइम को इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज होने वाले कंजंक्शन है। वेयर है, वेरेवर है, ये हमारे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ प्लेस हैं, इनको हम प्लेस के लिए यूज़ करते हैं। इफ़ है, इन केस है,
अनलेस है, इफ है, इन केस है, अनलेस है, प्रोवाइडेड दैट है। ये जो कंजंक्शंस हैं ये कंडीशन के लिए यूज़ होते हैं, मतलब हम जब कोई सिचुएशन एक कंडीशन सपोज कर लेते हैं तो उसके लिए हम ये कंजंक्शंस यूज़ करते हैं। उसके बाद में देन है, एज है, ये कंजंक्शन और कंपैरिजन है, कंपैरिजन करने के लिए, सिमिलरिटी शो करने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। बिकॉज है, सिंस है, एज है, ये कंजंक्शन ऑफ रीज़न है जिनके थ्रू हम किसी काम को करने के रीज़न को रेफर करते हैं कि कोई काम किया गया तो उसका रीज़न क्या था, बिकॉज, सिंस, एज। लाइकवाइज और भी ऐसे कंजंक्शन होते हैं, जैसे दैट होता है, पर्पस वगैरह रेफर करने के लिए यूज़ किया जाता है। सो दैट होता है, पर्पस को इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है, एट्सेट्रा। उसके बाद में कुछ और भी वर्ड्स हैं जो कंजंक्शन में काम कर सकते हैं, जैसे कि वाई है, हाउ है, एट्सेट्रा। तो जो WH फैमिली वर्ड जितने भी होते हैं सारे के सारे सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस ही होते हैं। WH फैमिली वर्ड्स जितने भी होते हैं वो सारे सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं। तो फिर से एक बार समझ लेते हैं कि कंजंक्शंस वो वर्ड्स होते हैं हमारी लैंग्वेज में जिनका यूज़ हम करते हैं दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को या सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए। सेंटेंसेस के बेसिक टाइप दो ही होते हैं, एक कॉर्डिनेट और एक सबऑर्डिनेट। कॉर्डिनेट कंजंक्शन का काम होता है सेम रैंक के स्ट्रक्चर्स को कनेक्ट करना। सेम रैंक से मतलब जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से जोड़ना, वर्ब को वर्ब से जोड़ना, हेल्पिंग वर्ब को हेल्पिंग वर्ब से कनेक्ट करना, मेन वर्ब को मेन वर्ब से कनेक्ट करना, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से कनेक्ट करना, प्रेडिकेट को प्रेडिकेट से कनेक्ट करना, कॉम्प्लीमेंट को कॉम्प्लीमेंट से कनेक्ट करना। इस तरीके के फंक्शन जो होते हैं वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस करते हैं। ठीक है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस का काम होता है सिंपली सबऑर्डिनेट क्लॉजेस फॉर्म करना। जो सबऑर्डिनेट क्लॉजेस होती हैं सेंटेंस में वो हमारी एडजेक्टिव, एडवर्ब या नाउन का काम करती हैं। ठीक है। कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस जो होते हैं इनकी ये सब कैटेगरीज हो गई, क्यूमुलेटिव, अल्टरनेटिव, एडवर्सेटिव, इलेटिव। क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस वो होते हैं जो दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को मिलाकर एक साथ लिख देने से वो कंपाउंड स्ट्रक्चर बना देते हैं। ठीक है। एंड ही अकेला इंग्लिश में क्यूमुलेटिव कंजंक्शन होता है। अल्टरनेटिव कंजंक्शंस वो होते हैं जो दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट ऑप्शंस को एक साथ में रेफर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, वो उनको कंपाउंड नहीं करते। ठीक है। और नॉर दो होते हैं। एडवर्सेटिव कंजंक्शंस का काम होता है दो ऐसे वर्ड्स को आपस में रिलेट या कनेक्ट करना जो कि एडवर्स नेचर के हैं। ठीक है। जो विपरीत नेचर के, विपरीत प्रभाव के हैं। ठीक है। इलेटिव कंजंक्शंस वो होते हैं जिनके थ्रू हम किसी पर्पस को या किसी इन्फ्रेंस को एक्सप्रेस करते हैं। कुछ सिचुएशन हमने देखी, उसके बाद में हमने कोई निष्कर्ष निकाला तो उस निष्कर्ष के लिए हम इनका यूज़ कर लेते हैं। सो और फॉर दो होते हैं। कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस को छोड़कर, फैन बॉयज को छोड़कर, ये फैन बॉयज एक निमोनिक होता है जिसके थ्रू हम कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस को याद रख सकते हैं। ठीक है। फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, उनको छोड़ के जितने भी कंजंक्शंस होते हैं वो सारे के सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं। सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस भी अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे व्हेन, बिफोर, आफ्टर, अंटिल, एज लॉन्ग एज सून एज। ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ टाइम है। इनके साथ लिखी गई जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है वो एडवर्ब ऑफ टाइम होती है, वो टाइम को रेफर करती है। वेयर, वेरेवर के साथ लिखी गई सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होती है वो भी एडवर्ब होती है लेकिन वो प्लेस को रेफर करती है। इन केस है, इफ़ है, अनलेस है, प्रोवाइडेड दैट है, ये कंजंक्शन ऑफ कंडीशन है। इनके थ्रू हम कंडीशनल्स फॉर्म करते हैं, इनके थ्रू हम कोई सिचुएशन सपोज करते हैं। ठीक है। देन एज कंपैरिजन के लिए यूज़ होते हैं। बिकॉज, सिंस, एज जो होते हैं वो रीज़न के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है। सो दैट पर्पस के लिए यूज़ होता है। वाई, हाउ जो होते हैं वो वाई रीज़न के लिए यूज़ होता है, जानने के लिए। हाउ मैनर के लिए यूज़ होता है। ठीक है। एक दो कंजंक्शन जो मुझे लग रहा है और इम्पॉर्टेंट है, इसमें से हमें लिख लेना चाहिए। दो भी हमारा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, कॉन्ट्रास्ट शो करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये इतने टाइप के हमारे कंजंक्शंस होते हैं, कोऑर्डिनेट एंड सबऑर्डिनेट। अब इसमें एक दो बातें जो हमें अभी यहाँ पे ध्यान रखनी चाहिए वो ये कि जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं ये चूंकि सेम रैंक के स्ट्रक्चर्स को ही कनेक्ट करते हैं तो इनके साथ में कई बार कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, दिस मैन इज रिच बट माइजर। ठीक है। दिस मैन इज रिच बट माइजर। फिर मैंने एक दूसरा सेंटेंस लिखा, these people are weak and coward। ओके। फिर हमने एक सेंटेंस और लिखा, he is ignorant or fool। He is ignorant or fool।
अब देखो अगर हम इन सेंटेंसेस को समझें तो यहाँ पर हमने एक कंजंक्शन यूज़ किया बट, यहाँ पर यूज़ किया एंड, यहाँ पर यूज़ किया और। ये हमारे कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन सेम रैंक के स्ट्रक्चर्स कनेक्ट करते हैं। इग्नोरेंट जो है ये एडजेक्टिव है, वीक जो है ये एडजेक्टिव है, रिच भी एडजेक्टिव है। डिस्क्रिप्शंस हैं, ये किसी को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो जो भी डिस्क्रिप्शंस होते हैं वर्ड वो एडजेक्टिव होते हैं। तो अगर ये वर्ड्स एडजेक्टिव हैं तो माइजर एडजेक्टिव होना चाहिए, कवर्ड एडजेक्टिव होना चाहिए, फुल एडजेक्टिव होना चाहिए। लेकिन अगर तुम्हें पता हो तो ठीक है, नहीं पता हो तो आगे ध्यान रखना ये तीनों ही नाउन होते हैं। फुल भी नाउन है, कवर्ड भी नाउन है, माइजर भी नाउन है। तो हमने कहा कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन सेम रैंक के स्ट्रक्चर्स कनेक्ट करते हैं, लेकिन ये सेम रैंक के स्ट्रक्चर्स तो है नहीं। रिच एडजेक्टिव है, वो भी एडजेक्टिव होना चाहिए था, तो हम क्या करेंगे इसकी एडजेक्टिव फॉर्म लिख देंगे माइजरली। तो ये लो ये भी सही हो गया, माइजरली एडजेक्टिव होता है, ठीक है। वीक एडजेक्टिव है तो इसके बाद हमें एडजेक्टिव ही लिखना पड़ेगा। कवर्ड नाउन है तो ये गलत हो गया, तो हमने इसकी एडजेक्टिव फॉर्म लिख दी कवर्डली, तो ये सही हो गया। इग्नोरेंट एडजेक्टिव है तो इसके बाद हमें एडजेक्टिव ही लिखना पड़ेगा। फुल की एडजेक्टिव फॉर्म होती है फुलिश, तो हमने उसे लिख दिया, ये भी सही हो गया। तो ये कुछ मतलब फंडामेंटल यूजर्स हैं कंजंक्शंस के, जिनको लेकर हम कई बार गलतियां कर बैठते हैं। तो इनको हमें ध्यान रखना है कि जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं वो सेम रैंक के स्ट्रक्चर्स को कनेक्ट करते हैं। सेम रैंक से मतलब यही होता है कि एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से, एडवर्ब को एडजेक्टिव, एडवर्ब से, वर्ब को वर्ब से, ठीक है। और किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं अगर हम देखें इन पे बेस्ड, तो हमने एक फोर्थ एग्जाम्पल लिखा। दे डोंट लाइक watching movies, playing games or to visit new places, ठीक है। फिर हमने एक सेंटेंस और लिखा यहाँ पर, the result of our efforts depends on our involvement our dedication and how hard we work. तो ये हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे। दे डोंट लाइक वॉचिंग मूवीज, प्लेइंग गेम्स और टू विजिट न्यू प्लेसेस। अब अगर हम यहाँ पर देखें, ये जो डोंट लाइक है वर्ब है, और ये जो डिपेंड्स ऑन है, हालांकि ये भी पूरी वर्ब फ्रेज है, लेकिन इसमें हम मान लें तो ऑन प्रिपोजिशन है। अब वो ऑन प्रिपोजिशन है और ये लाइक वर्ब है। वर्ब के बाद भी ऑब्जेक्ट आते हैं, प्रिपोजिशन के ऑब्जेक्ट आते हैं। अगर हम देखें तो हमने वर्ब के बाद में एक यहाँ पे नाउन लिखा है वॉचिंग मूवीज। जेरेंड है, जेरेंड वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन का ही काम करती हैं। तो जो वॉचिंग मूवीज है ना, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट हो गया। प्लेइंग गेम्स दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया। टू विजिट न्यू प्लेसेस तीसरा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि होता क्या है कि जैसे हमें दो एलिमेंट्स कनेक्ट करने हैं, ए एंड बी, तो हमने इनको ऐसे कनेक्ट कर दिया। अगर दो से ज़्यादा एलिमेंट्स कनेक्ट करने हैं, ए बी एंड सी, तो हमने इनको ऐसे कर दिया। तो इसमें हम क्या करते हैं कि लास्ट टू एलिमेंट्स के लिए कंजंक्शन यूज़ करते हैं और बाकी के लिए कॉमा यूज़ कर लेते हैं। अगर इससे भी ज़्यादा हो, ए बी सी एंड डी, तो जो लास्ट टू हैं उनके लिए कंजंक्शन यूज होगा, बाकी के लिए कॉमाज यूज होंगे। ये जो कॉमाज होते हैं पंक्चुएशन मार्क होते हैं, और ये हमारे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का ही सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं। बजाय कि हम 3 बार एंड लिखें, ए एंड बी एंड सी एंड डी, तो हमने क्या किया, एक बार एंड लिखा लास्ट में, बाकी उसकी जगह वो कॉमाज आ गए। तो ये जो कॉमाज होते हैं पंक्चुएशन मार्क, ये हमारे कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस के सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं। तो अगर हम यहाँ पे कॉमा यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे कंजंक्शन और लिख रहे हैं, तो इसका मतलब हम 3 एलिमेंट्स कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि इनमें से जो सबसे पहला एलिमेंट है वो एक जेरेंड है, लाइक वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। दूसरा जो एलिमेंट है वो भी जेरेंड है, प्लेइंग। लेकिन जो तीसरा है ये इन्फिनेटिव है। हालांकि ऐसा नहीं होता कि इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट नहीं बन सकते, ऑब्जेक्ट इन्फिनेटिव भी बन सकते हैं। इन्फिनेटिव और जेरेंड दोनों ही वर्ब फॉर्म्स नाउन का काम करती हैं।
तो दोनों का ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता है। लेकिन चूंकि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन सेम रैंक के स्ट्रक्चर जोड़ते हैं, तो अगर ये जेरेंड है, ये जेरेंड है, तो इसको भी जेरेंड फॉर्म में लिखो, और अगर ये इन्फिनिटिव होता, ये इन्फिनिटिव होता, तो फिर वो भी इन्फिनिटिव होता। तो हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन सेम रैंक के स्ट्रक्चर जोड़ते हैं, और हमारा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो वो सेम रैंक के स्ट्रक्चर से कनेक्ट करेगा। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हमने कंजंक्शन और यूज़ किया था, ये कोऑर्डिनेट था, यहाँ पर एंड यूज़ किया, ये भी कोऑर्डिनेट ही है, ठीक है। तो एंड भी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हम कनेक्ट क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम ऑन प्रिपरेशन के ऑब्जेक्ट्स कनेक्ट कर रहे हैं। पहला ऑब्जेक्ट है आर इन्वॉल्वमेंट, दूसरा ऑब्जेक्ट है आर डेडिकेशन, एंड थर्ड ऑब्जेक्ट है हाउ हार्ड वी वर्क, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि जो पहला ऑब्जेक्ट है आर इन्वॉल्वमेंट, वो एक नाउन है, वर्ड है, ठीक है। आर इन्वॉल्वमेंट एक वर्ड है, नाउन है, ठीक है, ऑब्जेक्ट बन गया उनका। दूसरा जो है डेडिकेशन, वो भी एक वर्ड है, नाउन है वो भी। लेकिन जो थर्ड हमने एलिमेंट लिखा है, ये तो एक क्लॉज है, हाउ हार्ड वी वर्क, वी सब्जेक्ट हो गया, हाउ हार्ड वी वर्क उसका प्रेडिकेट हो गया। तो अगर ये वर्ड है, वो वर्ड है, तो वो भी वर्ड होना चाहिए था, उसको क्लॉज बना दिया तो वो गलत हो गया। तो उसको लिखो आर हार्ड वर्क एंड आर हार्ड वर्क, तो ये भी सही हो गया। तो हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो हमारे कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं, ये सेम रैंक के स्ट्रक्चर्स कनेक्ट करते हैं। सेम रैंक से मतलब यही होता है कि इस टाइप के स्ट्रक्चर्स को हमें यूज़ करना चाहिए। जब ये बात समझ में आ जाए तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और हमने एक क्वेश्चन और लिखा है यहाँ पर 1 2 3 4 5। हमने एक क्वेश्चन लिखा सिक्स्थ क्वेश्चन में हमने लिखा ही बॉट सम sugar and milk, bought, went home। अब जैसे हमने ये लिखा, तो हम क्या करते हैं, इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं कि he bought some sugar, मिल्क एंड वेंट होम, ठीक है। एक और लिख देते हैं, सम सुगर एंड मिल्क एंड वेंट होम। एक और लिख देते हैं, सम सुगर मिल्क वेंट, और नो इम्प्रूवमेंट लिख देते हैं। अब सपोज ये स्टेटमेंट हमें सही करना है, हमें ये पता करना है कि जो हमने लिखा है सेंटेंस ये सही है गलत है, ठीक है। ये मतलब सेंटेंस इम्प्रूवमेंट हमें बताना है। एक बार ट्राई करें तो इसे, तो एक बार इस क्वेश्चन को अगर हम ट्राई करें तो हमें यहाँ पर एक चीज़ समझ में आएगी कि हमारे पास एक सब्जेक्ट है ही, और दो वर्ब हैं, एक वर्ब है बॉट, एक वर्ब है वेंट। जो वेंट वर्ब है उसके बाद हमने एक एडवर्ब लिख रखा है होम, और जो बॉट वर्ब है उसके बाद में हमने दो ऑब्जेक्ट लिख रखे हैं सम सुगर एंड मिल्क। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारे पास सब्जेक्ट एक है लेकिन हमारे पास प्रेडिकेट दो हैं। एक प्रेडिकेट है ये प्रेडिकेट 1, और एक प्रेडिकेट है ये प्रेडिकेट 2। तो हमारे पास एक कॉमन सब्जेक्ट है और उसके दो प्रेडिकेट हैं। एक प्रेडिकेट है बॉट सम शुगर एंड मिल्क और एक है वेंट होम। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों प्रेडिकेट्स को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो एक कंजंक्शन हमें ऐसा चाहिए होगा जो इन दोनों प्रेडिकेट्स को कनेक्ट करे, ठीक है। उसके बाद में फिर हमें एक कंजंक्शन वो भी चाहिए होगा जो इस फर्स्ट प्रेडिकेट की वर्ब के दोनों ऑब्जेक्ट्स कनेक्ट करें, क्योंकि जो फर्स्ट हमारा प्रेडिकेट है इसमें जो वर्ब हमने बॉट यूज़ किया ना, इसके दो ऑब्जेक्ट हैं, एक है शुगर एक है मिल्क। तो एक कंजंक्शन चाहिए होगा जो फर्स्ट वर्ब के दोनों ऑब्जेक्ट कनेक्ट कर दे, और एक कंजंक्शन चाहिए होगा जो इन दोनों प्रेडिकेट को कनेक्ट कर दे, क्योंकि इनका सब्जेक्ट कॉमन है, ठीक है। अगर हम ऐसा देखें तो यहाँ पर हो रहा है, ये जो एंड के बाद हमने पहले हमने कॉमा यूज़ किया ना, तो कॉमा इसीलिए यूज़ कर दिया जिससे ये क्लियर हो जाए कि हम मिल्क और वेंट को कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मिल्क और शुगर कनेक्ट हो गए, वेंट को हम कनेक्ट कर रहे हैं बॉट से, क्योंकि दो प्रेडिकेट हैं, इन दोनों प्रेडिकेट को भी कनेक्ट करना है। तो ये वाला जो हमारा स्ट्रक्चर है ये सही है।
ये इसलिए गलत है क्योंकि वो जो प्रेडिकेट दूसरा है उसको कंजंक्शन हमने नहीं यूज़ किया, कनेक्ट करने के लिए कंजंक्शन का यूज़ नहीं किया, तो वो गलत हो गया। ये इसलिए गलत है क्योंकि हमने शुगर एंड मिल्क जो कि दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं वर्ब बॉट के, उनको कनेक्ट नहीं किया। ये इसलिए गलत है क्योंकि इसमें हमने कोई कंजंक्शन यूज़ ही नहीं किया। तो हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन सेम रैंक के स्ट्रक्चर्स को कनेक्ट करते हैं। ये जो एंड है वो दो प्रेडिकेट्स कनेक्ट कर रहा है, वो भी सेम रैंक के हो गए। ये जो एंड है ये दो ऑब्जेक्ट कनेक्ट कर रहा है जो बॉट वर्ब के हैं, तो वो भी सेम स्ट्रक्चर हो गए। तो ये दोनों सेंटेंस हमारे सही हो गए। इसके बाद में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो हम एक सेंटेंस देखते हैं। वी कैन neither speak हिंदी nor इंग्लिश। अब जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा है यहाँ पर, वी कैन नीदर स्पीक हिंदी नॉर इंग्लिश। तो देखिए क्या होता है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो किसी एक स्पेसिफिक वर्ड के साथ ही में यूज़ होते हैं, ठीक है, कंजंक्शंस जैसे हो जाते हैं। ये जो नीदर वर्ड हमने यूज़ किया है, ये वर्ड हमारा डिटर्मिनर या प्रोनाउन होता है। ये वर्ड या तो डिटर्मिनर होता है या प्रोनाउन होता है, ठीक है। अच्छा, लेकिन इसके साथ अगर हमें कभी कोई कंजंक्शन लिखना पड़े तो हम हमेशा नॉर ही यूज़ करते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे इधर भी होता है, ये भी या तो प्रोनाउन होता है या डिटर्मिनर होता है। अगर इसके साथ भी कंजंक्शन यूज़ करना पड़े तो और यूज़ करना पड़ता है। लाइकवाइज अगर हम नॉट ऑनली लिख दें तो उसके साथ में हमें बट ऑल्सो लिखना पड़ता है। अब ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें इधर, नीदर और नॉट ऑनली ये कंजंक्शंस नहीं है, ये डिटर्मिनर्स हैं। नॉर और बट ये कंजंक्शंस हैं, लेकिन चूंकि ये वर्ड्स पेयर में यूज़ होते हैं, मतलब पेयर में यूज़ होने का मतलब ये नहीं कि नीदर यूज़ हुआ है तो नॉर यूज़ होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर कंजंक्शन यूज़ होगा नीदर के साथ में तो फिर नॉर यूज़ होगा। ऐसा नहीं है कि इधर यूज़ हुआ है सेंटेंस में तो और भी यूज़ करना ही पड़ेगा, नहीं यूज़ करना पड़ेगा, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी, लेकिन अगर यूज़ करना पड़ेगा कोई कंजंक्शन तो और ही होगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं ये जो वर्ड्स हैं ना, दे फॉर्म अ पेयर, ठीक है। और इस पेयर को हम कहते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस, कोरिलेटिव्स। अब हम इन्हें कोरिलेटिव्स इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये एक साथ एज अ पेयर यूज होते हैं। लेकिन हमने पढ़ा है कि कंजंक्शन दो ही टाइप के होते हैं, या तो कोऑर्डिनेट या सबऑर्डिनेट। तो ये भी या तो कोऑर्डिनेट होंगे या सबऑर्डिनेट होंगे। कोरिलेटिव तो इनको इनके फंक्शन की वजह से कहा जा रहा है कि पेयर में यूज होते हैं। तो हम ध्यान से देखें तो जो नॉर और बट है ना, ये हमारे कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं। तो इसका मतलब ये जो हमने कोरिलेटिव कंजंक्शंस यहाँ पे लिखे ना, ये हमारे कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं। अगर ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि सेम रैंक के स्ट्रक्चर्स को कनेक्ट करेंगे। सेम रैंक से मतलब ये हो गया कि सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से, वर्ब को वर्ब से, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो नीदर वर्ड है ना, हमने स्पीक से पहले लिखा, स्पीक वर्ब है, ठीक है। नॉर को हमने इंग्लिश से पहले लिखा, ऑब्जेक्ट है। तो हम देख रहे हैं स्पीक वर्ब है, इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। अब हम क्या कर रहे हैं, नीदर को लिख रहे हैं स्पीक से पहले जो कि एक एक्शन है, वर्ब है। नॉर को हम लिख रहे हैं इंग्लिश से पहले जो कि ऑब्जेक्ट है। तो ये सेंटेंस तो गलत हो गया, ठीक है। ये सेंटेंस इसलिए गलत हो गया क्योंकि हम यहाँ पे वर्ब को और ऑब्जेक्ट को कनेक्ट कर रहे हैं। लेकिन हमें पता हम ऐसा नहीं कर सकते, या तो हम वर्ब एंड वर्ब कनेक्ट करें या फिर हम ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट कनेक्ट करें। तो हम देख रहे हैं कि वर्ब को तो हम कनेक्ट कर नहीं सकते क्योंकि वर्ब हमारे पास एक ही है। एक हमारे पास सब्जेक्ट है वी और एक उसकी वर्ब है स्पीक। हमारे पास ऑब्जेक्ट्स दो हैं, एक ऑब्जेक्ट है हिंदी, एक ऑब्जेक्ट है इंग्लिश। तो जो हमें कनेक्ट करने हैं वो दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, ना कि वर्ब। तो अगर हमें दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कनेक्ट करने हैं तो नीदर को लिखिए पहले ऑब्जेक्ट से पहले, नॉट दूसरे ऑब्जेक्ट से पहले लिखा हुआ है। सेंटेंस हमारा सही हो गया। तो हम इस सेंटेंस को ऐसे सही कर देंगे, वी कैन स्पीक नीदर हिंदी नॉर इंग्लिश, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। मोहन विल ईदर गो टू जयपुर और दिल्ली। अब हमने ये सेंटेंस लिखा, मोहन विल ईदर गो टू जयपुर और दिल्ली, ठीक है। तो इसमें हम देखें ईदर को हमने लिखा है गो से पहले, गो वर्ब है, और को हमने लिखा दिल्ली से पहले, ऑब्जेक्ट है। हालांकि वो जो दिल्ली ऑब्जेक्ट है वो गो वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि गो इंट्रांसिटिव वर्ब होती है, इसका तो ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता, वो टू प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट है। अब सोचने वाली बात है कि अगर वो टू प्रिपरेशन का है तो टू प्रिपरेशन है कहाँ, वो कॉमन हो गई। ये जो टू है प्रिपरेशन,
इसी का ऑब्जेक्ट जयपुर है, इसी का ऑब्जेक्ट दिल्ली है, तो प्रीपोजिशन कॉमन हो गई। अब हमने पहले कई बार पढ़ा होगा कि प्रीपोजिशन के साथ में जब हम कोई नाउन या प्रोनाउन लिखते हैं ऑब्जेक्ट बना के, तो वो जो फ्रेज बनती है वो एडजेक्टिव या एडवर्ब होती है। तो गो इन ट्रांसिटिव वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट तो आएगा नहीं, एडजेक्टिव भी आएगा नहीं, ठीक है, उसके बाद में एडवर्ब आएगा। तो ये टू जयपुर एक एडवर्ब फ्रेज है, टू दिल्ली एक दूसरी एडवर्ब फ्रेज है, उसका टू हमने कॉमन कर लिया पहले वाले के साथ। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमें कनेक्ट करना है वो हमें दो डिफरेंट एडवर्ब फ्रेजेस कनेक्ट करनी है, एक ही है और एक है। यहाँ पे टू अंडरस्टूड है, लिखा नहीं जा रहा। अब देखिए ये तो पता ही चल गया कि इधर गो के साथ गलत लिखा हुआ। अब हमें ये देखना है कि इधर को हम लिखें कहाँ, इसको हम लिखें टू, ऐसे लिखें मोहन विल गो टू इधर जयपुर और दिल्ली, या हम इसको लिखें मोहन विल गो इधर टू जयपुर और दिल्ली। तो यहाँ पे ध्यान देना है, कभी भी प्रीपोजिशन और उसके ऑब्जेक्ट को स्प्लिट मत किया करो, ठीक है। वो एक एडवर्ब फ्रेज है, अगर तुम्हें लिखना है इधर तो इससे पहले लिखो, तो इसको ऐसे लिख दो मोहन विल गो इधर टू जयपुर और दिल्ली। ये मत लिखना मोहन विल गो टू इधर जयपुर और दिल्ली, वो गलत हो जाएगा। तो ये सेम रैंक के स्ट्रक्चर्स को कनेक्ट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। एक एग्जांपल से और समझते हैं। वी शुड not only support him in this work but also in other ones। अब जैसे हमने ये क्वेश्चन लिखा, वी शुड नॉट ओनली सपोर्ट हिम इन दिस वर्क बट ऑल्सो इन अदर वंस, ठीक है। अभी जो इन हमने लिखा है ना, ये मैंने दोबारा लिख ही दिया, लेकिन चाहे तो हम इसको ना भी लिखें, कॉमन हो जाएगा, तब भी काम चलेगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि नॉट ओनली को हमने लिखा सपोर्ट से पहले, जो कि मेन वर्ब है, बट ऑल्सो को हमने लिखा इन अदर वंस से पहले, जो कि एक एडवर्ब फ्रेज है, ठीक है। अब चूंकि वर्ब तो हमारे पास एक ही है सपोर्ट, तो हम वर्ब को तो कनेक्ट कर नहीं सकते। अच्छा, वर्ब का ऑब्जेक्ट भी एक ही है, सब्जेक्ट भी एक ही है, तो इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट भी एक है, वर्ब भी एक है, ऑब्जेक्ट भी एक है, तो वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को तो हम कनेक्ट नहीं कर सकते। एडवर्ब फ्रेजेस हमारे पास दो हैं, एक है इन दिस वर्क और एक है इन अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स का मतलब अदर वर्क्स, ठीक। तो हमें पता है जो हमें यहाँ पे कनेक्ट करना है वो दो एडवर्ब फ्रेजेस हैं। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो हम गलत जगह लिख गए, बट ऑल्सो तो सही जगह लिखा हुआ है, नॉट ओनली गलत जगह लिखा हुआ है। इसको ऐसे ले आओ और यहाँ पे लिखो, वी शुड सपोर्ट हिम नॉट ओनली इन दिस वर्क बट ऑल्सो इन अदर वर्क्स। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे कोरिलेटिव पेयर्स हैं, इधर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं और ये हमेशा सेम रैंक के स्ट्रक्चर्स का लिखे जाते हैं। अगर हमने नीदर को नाउन से पहले लिखा है तो नॉर भी नाउन से पहले होना चाहिए। अगर हमने नॉट ओनली को एडवर्ब से पहले लिखा है तो बट ऑल्सो भी एडवर्ब से पहले होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से हमें यूज़ करना चाहिए। एक 10th एग्जाम्पल देखते हैं। 10th एग्जाम्पल में हमने लिखा नीदर बी बोरो नॉर लैंड, नीदर बी बोरो नॉर लैंड। अब हमने लिखा कि ना तो हम उधार लेते और ना हम उधार देते, तो हमने नीदर को लिखा वी से पहले जो कि सब्जेक्ट है, नॉर को हमने पहले लिखा लैंड से पहले जो कि वर्ब है। अब हमें पता है कि अगर हम वर्ब और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कनेक्ट नहीं कर सकते तो फिर हम वर्ब और सब्जेक्ट भी कनेक्ट नहीं कर सकते, तो ये गलत हो गया। अब हमें करना क्या है, या तो दो सब्जेक्ट कनेक्ट करो या दो वर्ब कनेक्ट करो। अब देखिए हमें पता है कि सब्जेक्ट तो दोनों वर्ब का कॉमन है, तो सब्जेक्ट को तो हमें कनेक्ट करना नहीं है क्योंकि सब्जेक्ट तो कॉमन ही है, वर्ब डिफरेंट है, तो हमें कनेक्ट करना है वर्ब्स को। हम क्या करेंगे, नीदर को लिखेंगे वर्ब 1 से पहले, नॉर तो वर्ब 2 से पहले लिखा हुआ है, तो ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा अगर हम इसको ऐसे लिख दें, वी नीदर बोरो नॉर लैंड। तो ये जो कोरिलेटिव पेयर्स होते हैं हमारे, अगर वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस के पेयर हैं तो उनको हमेशा इस तरीके से यूज़ करना। एक प्रीवियस ईयर का पेपर का क्वेश्चन देखो, ही वॉज ईगर नॉट ओनली to acquire knowledge, he was eager not only to acquire knowledge but also anxious to display it।
अब जैसे हमने ये क्वेश्चन लिखा, ही वॉज ईगर नॉट ओनली टू अक्वायर नॉलेज बट ऑल्सो ऑन एक्सेस टू डिस्प्ले इट। अब अगर हम इस सेंटेंस में देखें तो हमारे पास एक वर्ब है वॉज, ये वॉज लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब में कॉम्प्लीमेंट आते हैं, कॉम्प्लीमेंट नाउन टू नाउन एडजेक्टिव होते हैं। एक एडजेक्टिव है ये ईगर और एक एडजेक्टिव है अनएक्सेस। तो हमारे पास दो एडजेक्टिव्स हैं, अनएक्सेस है और ईगर है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे समझना क्या है, ये जो अनएक्सेस एडजेक्टिव है इसके साथ एक हमने कॉम्प्लीमेंट लिखा टू डिस्प्ले इट। ये जो इन्फिनेटिव फ्रेज है वो हमने अनएक्सेस के लिए यूज़ किया है। उसी तरीके से ईगर के लिए भी हमने एक यूज़ किया टू अक्वायर नॉलेज। तो ये जो टू अक्वायर नॉलेज है एक इन्फिनेटिव फ्रेज है जो कि इस ईगर को जस्टिफाई करने के लिए या रेफर करने के लिए है, और ये जो टू डिस्प्ले इट है वो इस अनएक्सेस का अपना रेफरेंस है। तो जो एडजेक्टिव्स होते हैं ना इनके साथ में भी अपने इनके कॉम्प्लीमेंट्स हो सकते हैं। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस लिखा, इंग्लिश इज easy to learn but hard to teach। अब जैसे हमने ये लिखा, इंग्लिश इज ईजी टू लर्न बट हार्ड टू टीच, तो ईजी एडजेक्टिव हो गया, हार्ड एडजेक्टिव हो गया। अब हमने कहा इंग्लिश इज ईजी, वाई इज इट ईजी, ठीक है। तो टू लर्न जो है वो कॉम्प्लीमेंट हो गया इजी का, अगर उसे नहीं लिखोगे तो ये मीनिंग अधूरा रह जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से मतलब बट हार्ड फॉर व्हाट इज इट हार्ड टू टीच, तो ये टू टीच है जो कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो जो एडजेक्टिव्स होते हैं इन्फिनेटिव फ्रेजेस, इनके अपने खुद के कॉम्प्लीमेंट्स हो सकते हैं। अब हमें यहाँ पे देखना है कि हम कनेक्ट करना क्या चाह रहे हैं, ये दो जो एडजेक्टिव्स हैं ईगर अनएक्सेस इन्हें, या इनके जो दोनों अपने कॉम्प्लीमेंट्स हैं वो। तो हमें पता है कि कॉम्प्लीमेंट्स को कनेक्ट करना तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्स हम तब कनेक्ट करें जब ये दोनों कॉम्प्लीमेंट किसी एक कॉमन एडजेक्टिव के लिए यूज़ हों। वो सेपरेट एडजेक्टिव्स के हैं तो उनको हम कनेक्ट कर नहीं सकते। हम कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एडजेक्टिव्स को। इन दोनों को इसलिए कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों ही एक ही लिंकिंग वर्ब के बाद में लिखे जाने वाले कॉम्प्लीमेंट हैं। वो अनएक्सेस भी इस ही का कॉम्प्लीमेंट है, ये ईगर भी इसी ही का कॉम्प्लीमेंट है। तो इसका मतलब हम इन्हें कॉम्प्लीमेंट्स कनेक्ट करने हैं। अगर हमें कॉम्प्लीमेंट्स कनेक्ट करने हैं तो बट ऑल्सो को लिखो पहले वाले दूसरे एडजेक्टिव से पहले, नॉट ओनली को लिखो पहले एडजेक्टिव से पहले। ये नॉट ओनली हमने लिख रखा गलत जगह, इसे यहाँ पे लिख लो तो ये सही हो जाएगा। ही वॉज नॉट ओनली ईगर टू अक्वायर नॉलेज बट ऑल्सो ऑन एक्सेस टू डिस्प्ले। तो जब हम इस तरीके से लिखेंगे ना तो ये सेंटेंस हमारे सही हो जाएंगे। तो जो नॉट ओनली बट ऑल्सो है, इधर और है, नीदर नॉर है, इन पे इस तरीके के क्वेश्चन हमारे पेपर में अक्सर आते रहते हैं और इनका हमें ध्यान रखना है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम लोग और यहीं पे समझ लेंगे कंजंक्शन का, बाकी तो लाइव लेक्चर्स में डिस्कशन होगा डिटेल में। जैसे हमने एक एग्जांपल लिखा, एज ही वॉज इल सो ही डिडंट गो टू कॉलेज, सो ही डिडंट गो टू कॉलेज। अब देखो इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि हमारे पास में दो स्टेटमेंट हैं, ही वॉज इल एक, ही डिडंट गो टू कॉलेज दो। तो हमारे पास दो स्टेटमेंट हैं। अगर हमारे पास दो स्टेटमेंट है तो हमें एक कंजंक्शन लिखना पड़ेगा, जो कि हमने पहले ही लिख दिया एज। तो अगर हमने पहले ही एज कंजंक्शन लिख दिया तो फिर ये सोचो दोबारा हमने लिख रखा है, इसकी ज़रूरत नहीं, इसको रिमूव कर दो। तो हम ये सेंटेंस ऐसे लिख देंगे, ही वॉज इल, एज ही वॉज इल ही डिडंट गो टू कॉलेज। तो हमें यहाँ पे एक छोटी सी बात ये भी ध्यान देनी कि अगर हमारे पास स्टेटमेंट दो हैं तो दो स्टेटमेंट के लिए हमें एक कंजंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। अगर हम अननेसेसरली कोई दूसरा कंजंक्शन लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। तो एक क्लॉज हमारी ये हो गई, ही वॉज इल, एक क्लॉज हमारी ये हो गई। तो दो क्लॉज हैं, एक कंजंक्शन यूज़ होगा जो कि हमने पहले यूज़ कर लिया, ठीक है। तो ये जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं इनके साथ लिखी गई जो सबऑर्डिनेट क्लॉजेस होती हैं हम इनको मेन क्लॉज से पहले लिख सकते हैं। लेकिन कोऑर्डिनेट क्लॉजेस जो होती हैं, जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस लिखी जाती हैं वो हमेशा पहले नहीं आती, वो हमेशा बाद में ही आती हैं, ठीक है। तो अगर हमने एज पहले लिख दिया तो ये सेंटेंस सही हो गया। फिर एक क्वेश्चन और देखते हैं। हमने लिखा एज सुन एज ही रिटर्न देन दे लेफ्ट फॉर द सिटी। अब देखिए इस बार हमने क्या किया, इस बार भी हमारे पास में दो ही क्लॉज हैं और कंजंक्शन हमने एक ही लिखा, एज सुन एज। अभी जो देन है ना ये कोई कंजंक्शन नहीं है, सो कंजंक्शन था, ठीक है, लेकिन देन कोई कंजंक्शन नहीं है। देन जो होता है ये होता है एडवर्ब ऑफ टाइम। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट हम कंजंक्शन से रिलेटेड सीख रहे हैं ना, यही कंजंक्शन ये एडवर्ब पे भी काम करेगा। मतलब किसी भी दूसरी जगह ऐसी जगह पे काम करेगा जहाँ पर हम किसी वर्ड को अननेसेसरली यूज़ कर रहे हो। एज सुन एज हमने पढ़ा था कि कंजंक्शन ऑफ टाइम होता है। अगर ये कंजंक्शन ऑफ टाइम होता है तो इसका मतलब इसके साथ लिखी गई जो क्लॉज है नहीं, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। ये क्लॉज जो है ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, टाइम को रेफर कर रही है। अगर ये एडवर्ब ऑफ टाइम पूरी क्लॉज है तो फिर हमें इस देन एडवर्ब को यूज़ करने की जरूरत नहीं रहेगी, तो ये गलत हो गया।
अब देखिए अगर हम ऐसे कहते हैं कि एज सुन एज के साथ में देन इसलिए गलत हो गया क्योंकि वो दूसरा कंजंक्शन था, तो ये बात मतलब आधी के बिल्कुल भी सच नहीं होगी। वो देन इसलिए गलत हो गया क्योंकि वो एडवर्ब ऑफ टाइम है। देन जो होता है वो एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, और ये जो पूरी क्लॉज है ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम है। अगर ये क्लॉज ही एडवर्ब ऑफ टाइम का काम करेगी तो फिर हमें देन एडवर्ब की जरूरत नहीं रहेगी, वो गलत हो गया, उसको रिमूव कर दीजिए। तो ये जो हम क्लॉज से रिलेटेड सीख रहे हैं, कंजंक्शन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, यही कॉन्सेप्ट दूसरी जगह पे काम करने लगता है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल यहाँ पे लिख दूं, हाउएवर इट वाज वेरी डिफिकल्ट बट दे सॉल्व्ड इट। अब देखिए कॉन्ट्रास्ट शो करने के लिए हाउएवर और बट दोनों का यूज होता है, तो अगर हमने हाउएवर यूज कर लिया पहले तो फिर बट की जरूरत नहीं, उसको रिमूव कर दीजिए। सिंपली इतना लिखिए हाउएवर इट वाज वेरी डिफिकल्ट दैट सॉल्व इट। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अननेसेसरी ऐसे वर्ड्स को आपस में मत यूज कीजिए जो क्लैश करने लग जाएं। जैसे हाउएवर और बट एक दूसरे के साथ क्लैश करेंगे तो एक यूज कर लो, हाउएवर लिख दे तो लिखा रहने दो, बट रिमूव कर दो, ठीक है। या हाउएवर नहीं लिखते तो बट लिखा रहने देते। एज सुन एज और देन एक दूसरे के साथ क्लैश करेंगे, दोनों ही टाइम को रेफर करते हैं, ये दोनों कॉन्ट्रास्ट को रेफर करते हैं, ठीक है। तो अगर ये दोनों ही टाइम को रेफर करते हैं तो एज सुन एज लिखा है कंजंक्शन, लिखा रहने दो, देन रिमूव कर दो। हाउएवर भी कॉन्ट्रास्ट शो करता है, बट भी कॉन्ट्रास्ट शो करता है, तो एक लिखा रहने दो, एक रिमूव कर दो, ठीक है। फिर हमने एक क्वेश्चन और लिखा है इसी टाइप से, बिकॉज ही इज माई फ्रेंड देयरफॉर I must help him. I must help him. अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बिकॉज कंजंक्शन हमने यूज कर लिया तो फिर इस देयरफॉर की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक। होता क्या है कि वो हमारी मेन क्लॉज हो गई, आई मस्ट हेल्प हिम, ये बिकॉज ही इज माई फ्रेंड सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई। अच्छा देयरफॉर कोई कंजंक्शन नहीं होता, देयरफॉर एडवर्ब होता है, देयरफॉर है, अदरवाइज है, हाउएवर है, नेवरदलेस है, ये हमारे एडवर्ब्स होते हैं। लेकिन एक कंजक्टिव एडवर्ब्स होते हैं, ये वो एडवर्ब्स होते हैं जो कि आइडियाज़ को कनेक्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो चूंकि इनका भी काम लगभग वही होता है जो कंजंक्शन का होता है, तो अगर बिकॉज वही कंजंक्शन काम कर देगा तो फिर देयरफॉर लिखने की जरूरत नहीं रह जाता, वो क्लैश करेगा मीनिंग को, उसको रिमूव कर दो। तो कई बार होता है कि हम कंजंक्शन के साथ में अननेसेसरली ऐसे वर्ड्स यूज़ कर लेते हैं जिनकी वहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं होती, तो उन्हें रिमूव कर दिया करो, ठीक है। डोंट यूज unnecessary conjunctions or adverbs with as, because, however, as soon as, while, ठीक है। अब देखिए होता है कि जैसे एज सुन एज के साथ में हम देन लिखने की गलती करते हैं ना, उसी तरीके से हम इफ़ के साथ भी देन लिखने की गलती कर देते हैं, तो वो अवॉइड कीजिए। अननेसेसरी कंजंक्शंस का इनके साथ यूज ना करें। एक एग्जांपल से हम और लिख दो समझ लेते हैं। एक हमने फिफ्थ एग्जांपल लिखा, एज यू नो दैट आई डोंट स्मोक। अब जैसे हमने ये लिखा एज यू नो दैट आई डोंट स्मोक, तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है हमें, हम देख रहे हैं यू नो एक स्टेटमेंट हो गया, आई डोंट स्मोक एक स्टेटमेंट हो गया, तो हमें एक कंजंक्शन यूज़ करना चाहिए था इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए, लेकिन हमने दो लिख दिया, एज भी लिख दिया, दैट भी लिख दिया। अब इसमें से किसी भी एक को रिमूव कर दोगे तो सेंटेंस सही हो जाएगा, एज रिमूव कर दोगे तो भी सही हो जाएगा, यू नो दैट आई डोंट स्मोक ये सही है, अगर दैट रिमूव कर दोगे तो भी सही जाएगा, एज यू नो आई डोंट स्मोक। तो अब चूंकि जब कभी ऐसा हमें लगे कि हम एक सेंटेंस को दो डिफरेंट वेज में करेक्ट कर सकते हैं तो हमेशा करेक्शन बाद वाला किया करो, यहाँ कॉमा लगा के दैट को रिमूव कर दो। तो हमें अननेसेसरली कंजंक्शंस नहीं यूज करना चाहिए। अगर हमारे पास में दो ही क्लॉज हैं तो दो क्लॉज के लिए कंजंक्शन एक यूज होगा, एक कंजंक्शन यूज कर लिया तो फिर दूसरा अवॉइड करो। कई बार कुछ ऐसे एडवर्ब्स होते हैं जो कंजंक्शन का ही काम करते हैं, ठीक है, उनको भी अवॉइड करो, ठीक है, उन्हें भी मत लिखो। फिर एक हमने सिक्स्थ एग्जाम्पल लिखा है इसी बात पे बेस्ट, दे आस्क्ड हिम दैट when he would return। They asked him that when he would return। अब हम देख रहे हैं they asked him एक क्लॉज हो गई, he would return दो क्लॉज हो गई, दूसरी हो गई, ठीक है। तो हमारे पास दो क्लॉज हैं तो एक कंजंक्शन लिखना चाहिए था,
क्योंकि यहाँ पे आस्क लिखा हुआ है तो उसका मतलब इंट्रोगेशन किया गया होगा, इंट्रोगेशन किया हुआ होगा तो व्हेन लिखा रहने दो, दैट रिमूव कर दो। तो हम इस सेंटेंस को ऐसे लिख देंगे, दे आस्क्ड हिम व्हेन ही वुड रिटर्न, ये सही हो गया। फिर मैंने एक दूसरा एग्जांपल लिखा, मैंने लिखा ही टोल्ड देम व्हेन द वर्क इज ओवर ही वुड रिटर्न। इसके वॉज, अब यहाँ पे समझना, यहाँ पे क्लॉज एक है ये और एक है ये, तो यहाँ पर हमारे पास दो क्लॉज थी तो हमने एक कंजंक्शन यूज़ कर लिया व्हेन। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्लॉज तो तीन है, एक क्लॉज है ही टोल्ड देम, एक क्लॉज है द वर्क वॉज ओवर, और एक क्लॉज है ही वुड रिटर्न। तो अब हमारे पास तीन क्लॉज हैं, तो अगर क्लॉज तीन है तो हमें दो कंजंक्शन जरूरत पड़ेंगे, हमने तो कंजंक्शन एक ही लिखा तो गलत हो गया। अब एंड वापस लिख लो दैट, तो यहाँ पे दैट वापस लिख दो। तो जो दैट हमने वापस लिख दिया ना, इसलिए लिख दिया क्योंकि हमारे पास तीन क्लॉज हैं तो दो कंजंक्शन की जरूरत पड़ेगी। अब देखिए मैंने ये नहीं कहा था कि दैट के साथ में व्हेन नहीं आएगा, व्हेन के साथ दैट नहीं आएगा, हमने ये कहा कि अगर हमारे पास क्लॉज दो तो कंजंक्शन एक यूज़ होगा, अगर क्लॉज तीन हो तो दो कंजंक्शन यूज़ हो सकते हैं। अब वो साथ में यूज़ होंगे अलग अलग यूज़ होंगे, ये डिपेंड्स, ये डिपेंड करता है कि तुम सेंटेंस को लिख कैसे रहो, बोल कैसे रहो। अगर हम इस सेंटेंस को ऐसे लिख दें, ही टोल्ड देम दैट ही वुड रिटर्न when the work was over। ठीक है, तो हमें पता है ये दैट कंजंक्शन की भी हमें ज़रूरत है इन दोनों क्लॉज को कनेक्ट करने के लिए, और ये व्हेन कंजंक्शन की भी ज़रूरत है इन दोनों क्लॉज को कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, क्योंकि सेंटेंस में मेन क्लॉज एक ही होती है जो बिना कंजंक्शन लिखी जाती है, वो ये हो गई, तो बाकी क्लॉजेस कंजंक्शन के साथ लिखी जाएंगी। तो दैट की भी ज़रूरत है, व्हेन की भी ज़रूरत है। अब होता क्या है कि जिस सेंटेंस में लिखे गए जिस स्टेटमेंट को हमें स्ट्रेस करना होता है, ठीक है, उसको हम सेंटेंस में लास्ट में लिखते हैं बोलते हैं। अगर हमें इस बात को स्ट्रेस करना है, मतलब अगर स्पीकर इस बात को स्ट्रेस करना चाहता है कि वो वापस आएगा, ठीक है, तो वो ही वुड रिटर्न को लास्ट में मेंशन करेगा। अगर वो इस बात को स्ट्रेस करना चाहता है कि जब काम खत्म होगा, इस बात को स्ट्रेस करना चाहता है तो व्हेन द वर्क वाज ओवर उसे लास्ट में मेंशन करेगा। अब होता क्या है कि जैसे हमें इस बात को स्ट्रेस करना है कि ही वुड रिटर्न, तो हमने उसको लास्ट में लिख दिया, बोल दिया, लेकिन हम उसका कंजंक्शन उसके साथ नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर कंजंक्शन उसके साथ लिख दोगे तो कंजंक्शन इन दोनों को जोड़ देगा, दैट इन दोनों को कनेक्ट कर देगा, व्हेन इन दोनों को कनेक्ट कर देगा, फिर मीनिंग हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा, जो हम कहना चाह रहे होंगे वो मीनिंग गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कंजंक्शन यही यूज़ करेंगे, कंजंक्शन नहीं यहाँ से हटाएंगे, केवल जिस स्टेटमेंट को स्ट्रेस करना है उस स्टेटमेंट को हम लास्ट में लिख देंगे, बोल देंगे। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि हम दो कंजंक्शन एक साथ एक सेंटेंस में लिख रहे हो, लेकिन ऐसा तभी पॉसिबल है जब हमारे पास क्लॉज तीन हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास तीन क्लॉज हैं तो हमने दो कंजंक्शन यूज़ कर लिए, सेंसिबल है, क्योंकि जब हम इस सेंटेंस को ऐसे लिखेंगे तो हमें अपने आप पता चल जाएगा कि इस दैट की भी ज़रूरत है, इस व्हेन की भी ज़रूरत है। ठीक है, अभी क्या है, इस दैट कंजंक्शन की जो क्लॉज है उसको हमने स्ट्रेस करने के लिए अपने लास्ट में लिख दिया, लेकिन जब हम चाहेंगे तो उसको वापस लाके यहाँ पे फिर से लिख लेंगे। लेकिन यहाँ पर हम दैट और व्हेन एक साथ नहीं लिख सकते थे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दो ही क्लॉज थी और एक ही कंजंक्शन की जरूरत थी, जो कि हमने व्हेन यूज़ कर लिया, दैट रिमूव कर दिया। तो ये जो छोटे छोटे बेसिक्स हैं कंजंक्शंस के, इनको अपना बढ़िया से रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, और इसका असाइनमेंट भी आप लोगों को मिल जाएगा, उसको प्रैक्टिस कर लेना। तब तक के लिए थैंक्स एवरीबॉडी, बाय।